नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वाईपी न्यूज़ पर। दोस्तों, इस समय हम जहाँ मौजूद खड़े हैं, ये वो पवित्र स्थल है, जहाँ पे हर साल जो है एक विशाल भंडारा लगता है। आज फिर वो पवित्र दिन आया कि यहाँ पे जो विशाल भंडारा लगा और हमारे साथ मौजूद है अनुराग झांडा जी, जो कि आम आदमी पार्टी से जो है राष्ट्रीय सलाहकार है, और विकास नेहरा जी, जो लगातार आप लोगों के बीच रहते हैं, इनको आप जानते ही हो। और जिस तरीके से विकास नेहरा जी आम आदमी पार्टी को लेकर और उनकी नीतियों को लेकर इतने खुश हुए कि आज जगह-जगह जिस तरीके से ये प्रचार कर रहे हैं, लगातार जो है आम आदमी के साथ, और जो धार्मिक, जैसा कि आज यहाँ पे इन्होंने जो टीन शेड लगवा के एक छाया का एक इतना अच्छा प्रबंध किया कि मैं कहूँ कि अगर गाँव के 1500 लोग आ सकते हैं, तो इकट्ठे बैठ के वो यहाँ आनंद ले सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ भक्ति करो या फिर जागरण, सब चीज़ों का, तो यहाँ पे आप पहुँचे हो। क्या कुछ जो है कहना चाहोगे विकास नेहरा जी को भी लेकर और इस देखिए, पवित्र भंडारे को? मैं विकास नेहरा जी को बधाई दूंगा इतने अच्छे काम के लिए कि उन्होंने एक ऐसी जगह पे जो सबका आस्था का केंद्र है। दादा का आशीर्वाद हमने भी लिया और यहाँ सब लोग आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, सब लोग इकट्ठा होते हैं, यहाँ मेला लगता है एक तरीके से, तो भंडारा लगता है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि ऐसी सामूहिक जगह पे अगर आप अपना योगदान कुछ दे सकते हैं, कोई समाज सेवा कर सकते हैं, हर इंसान को करना चाहिए। ये बताता है कि आप अच्छे इंसान हैं। और वो अच्छे इंसान होने का फ़र्ज़ विकास नेहरा ने निभाया, अपने गाँव के प्रति भी, अपने इलाके के प्रति भी। मैं इनको इस चीज़ के लिए बधाई देता हूँ और साथ ही ऐसा सुनिश्चित होना चाहिए कि ऐसे आयोजन और ज़्यादा हों। ऐसे भंडारे, ऐसे ऐसे स्थान, ऐसे धार्मिक स्थलों पर आयोजन और ज़्यादा होने चाहिए ताकि हम अपनी संस्कृति से, अपनी परंपराओं से जुड़े रहें। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, शहर के अंदर हर ब्लॉक के अंदर जो सरपंच धरने पे बैठे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था साथ के साथ सरपंचों को लगातार जो है रातों को उठाया जा रहा है। मैं हल्के के अंदर मैं बात करूँ, 2 दिन पहले जो है यहाँ के सरपंचों के जो प्रतिनिधि, उनके ऊपर प्रधान चुनाव रात को उठाया गया। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, इसलिए लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए लोगों में भी विश्वास नहीं है। हम तो दिल्ली में भुगत रहे हैं, हमसे बड़ा भुगतभोगी कौन होगा कि दिल्ली में चुने हुए मुख्यमंत्री के ऊपर इन्होंने एक अफ़सर बिठा दिया एलजी के नाम से और ये कहते हैं कि चुनी हुई सरकार फैसले नहीं ले सकती और अफ़सर फैसला ले सकता है। अब एमसीडी में हम जीत गए दोबारा से, वहाँ पे भी बीजेपी को हरा दिया। एमसीडी में भी अब मेयर नहीं बनने दे रहे हमारा। कह रहे हैं भाई चुने हुए लोग ये क्या करेंगे? अफ़सरों से बजट पास करा दिया आज चोरी-छिपे। तो मुझे लगता है कि बीजेपी की तो आदत है ये कि वो अंग्रेज़ों की तरह राज चलाना चाहते हैं कि किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, लोगों के वोट की कोई कीमत नहीं है, लोगों की राय की कोई कीमत नहीं है, अपनी मर्ज़ी से चलाओ सरकार और जब कोई बोले तो उसको डंडे से। ऐसा कौन करता था? ऐसा तो अंग्रेज़ ही करते थे कि आज़ादी नहीं थी हमारे पास और आज़ादी के लिए कोई बोलता था तो उसके ऊपर दमन करते थे, उसके ऊपर लाठी चलाते थे। आज बीजेपी ठीक उसी मॉडल पर चल रही है और एक और मॉडल इन्होंने अंग्रेज़ों से चुराया है, फूट डालो और राज करो। ये एक दूसरे से लड़वाते रहते हैं, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे लोगों को आपस में लड़वाते रहते हैं और राज करने की इनकी इच्छा है कि हम ऐसे ही राज करते रहेंगे, लोग लड़ते रहेंगे आपस में। मुझे नहीं लगता कि अगर आप लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का अपमान करेंगे तो लोग आपको बर्दाश्त करेंगे। आपको ई-टेंडरिंग करनी है, फिज़िकल टेंडरिंग करनी है, जैसे मर्ज़ी टेंडर देना है, गाँव का काम जैसे कराना है आप कराइए, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो किसके थ्रू होना चाहिए? वो अफ़सर के थ्रू होना चाहिए कि सरपंच के थ्रू होना चाहिए? आपको जो कराना है, हस्ताक्षर तो सरपंच का होगा ना। जी, जी। अथॉरिटी तो फाइनल सरपंच होना चाहिए ना। आप चुने हुए प्रतिनिधि को बाईपास करके एक अफ़सर को कहेंगे आप 100 गाँव का काम करा दो, तो भ्रष्टाचार और ज़्यादा बढ़ेगा। उस अफ़सर के पास अनलिमिटेड पावर आ जाएगी, वो 100 गाँव के ठेकेदारों के से पैसा माँगेगा और तब तक अप्रूव नहीं करेगा जब तक उसको पैसा नहीं मिलता। तो मुझे लगता है कि एक गाँव के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं सरपंच, उनको सम्मान मिलना चाहिए, उनका से होना चाहिए, उनकी बात की कीमत होनी चाहिए और उनके पास अथॉरिटी होनी चाहिए क्योंकि जनता उनसे सवाल पूछे। अफ़सर कौन पूछने जा रहा है? अफ़सर आज यहाँ है, कल ट्रांसफ़र हो गए, दूसरी जगह चला जाएगा। गाँव के आदमी का काम नहीं हुआ, गाँव में चोरी हुई, गाँव में भ्रष्टाचार हुआ, तो किससे पूछेंगे? चुने हुए प्रतिनिधि से पूछते हैं। तो इसलिए ज़िम्मेदारी चुने हुए प्रतिनिधि की है। इस सरकार को जितनी जल्दी अकल आ जाए ठीक है। अगर नहीं आएगी तो मुझे लगता है कि अगला जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव है। उसमें हरियाणा के लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप चुने हुए प्रतिनिधियों का सम्मान नहीं करते हैं और उसके बाद वोट माँगने दोबारा आ जाते हैं। गाँव में घुसना मुश्किल हो जाएगा इन लोगों का। तो अभी जो है केंद्र सरकार बजट लेके आई है, उसको बारे में क्या कुछ कहना? इस बजट में है क्या मुझे समझ नहीं आया। आज ये आरएसएस का एक वो पेपर आता है पंचजन्य, उसने एक ट्वीट कर रखा है कि तालिबान ने तारीफ की मोदी सरकार के बजट की। तो तालिबान ही तारीफ करेगा ऐसे बजट की तो जिसमें शिक्षा का पैसा घटा दिया, स्वास्थ्य का पैसा घटा दिया, किसानों के लिए, कृषि के लिए पैसा घटा दिया और कोई किसी तरीके का युवाओं के लिए, नौकरियों के लिए कोई प्रावधान नहीं किसी तरीके का। ऐसे बजट का कौन स्वागत करेगा? देश में तो कोई कर नहीं रहा, देश में सारे रो रहे हैं, सारे परेशान हैं। तो तालिबान ही स्वागत करेगा? तो मुझे लगता है अगर मोदी सरकार तालिबान के प्रशंसा करने से खुश है,
तो वो गलत राह पर जा रहे हैं, वो तालिबान की राह पर जा रहे हैं, उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। ऐसा देश के लोगों के जो सोच का सम्मान है, देश के लोगों के विचारों का सम्मान, उनके लिए नौकरियों का इंतज़ाम, पढ़ाई का इंतज़ाम, शिक्षा का इंतज़ाम या स्वास्थ्य का इंतज़ाम या नौकरियों का, ये सारा का सारा सरकार की ज़िम्मेदारी है, उससे वो बचते फिर रहे हैं। तो जिस तरीके से अभी स्वास्थ्य का और शिक्षा का ज़िक्र आया, दिल्ली के अंदर हम देखते हैं स्वास्थ्य की बात करें या फिर शिक्षा की बात या फिर बिजली की भी बात करो, आम लोगों को जो है आम आदमी पार्टी बहुत सारी सुविधाएँ दे रही है। आने वाले समय में अगर हरियाणा के अंदर भी आम आदमी पार्टी आती है, तो क्या वही जो है मॉडल हरियाणा के अंदर भी लेके आएँगे? देखिए, कोई अगर-मगर नहीं है। 2024 में हरियाणा में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है और यहाँ पर भी वो सारी सुविधाएँ मिलेंगी। मैं तो सीना चौड़ा करके छाती ठोक के ये कह सकता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर शिक्षा बजट कोई देती है तो दिल्ली सरकार है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य बजट अगर किसी सरकार का है तो दिल्ली सरकार का है। पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र स्टेट अगर कोई है जहाँ 24 घंटे बिजली आती है हर कोने में दिल्ली के, तो एकमात्र दिल्ली ऐसा स्टेट है। और हम नहीं कह रहे, पार्लियामेंट की रिपोर्ट कह रही है। और पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसा प्रदेश है, एकमात्र हमारी ऐसी सरकार है दिल्ली में और पंजाब में, जो फ़ख्र से कह सकते हैं कि शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देती है। कोई सरकार नहीं दे पाई आज तक। तो मुझे लगता है कि हमको तो फ़ख्र है अपनी इन सब बातों पे, और जिन चीज़ों पे फ़ख्र होता है उसको आप बार-बार करते हैं, हर जगह करते हैं। दिल्ली में किया, पंजाब में बिजली फ्री कर दी जाते ही, वहाँ भी शहीदों को के परिवार को 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि मिलती है, वहाँ भी मोहल्ला क्लिनिक बन गए। हरियाणा में भी करेंगे, 100% करेंगे। ओल्ड पेंशन योजना भी पंजाब में लागू कर दी, हरियाणा के अंदर भी लागू करेंगे। तो और ये सब करने के बावजूद भी 1 पैसे का कर्जा नहीं है दिल्ली के ऊपर, 1 पैसे का कर्जा नहीं है। हरियाणा में इनमें से कुछ भी फ्री नहीं मिलता। 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है हरियाणा के ऊपर। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को सरकार चलानी भी आती है, पैसा बचाना भी आता है, लोगों को सुविधाएं देनी भी आती है। लोगों को यही तो चाहिए। आज़ादी के बाद से ऐसी सरकार ढूंढ रहे हैं लोग, अब उनको मिलने लग गई है, तो अब हर जगह बनेगी, हरियाणा में भी बनेगी, देश में भी बनेगी। हरियाणा के अंदर काफ़ी लंबे समय जो है प्रदेश अध्यक्ष का नाम नहीं है, कि उसके लेकर जो है क्या तैयारी है? देखिए, अगले 2-3 महीने के अंदर हमारा पूरा संगठन तैयार होगा और गांव के कार्यकर्ता से लेके प्रदेश अध्यक्ष तक हर पद पर सक्षम व्यक्ति, मजबूत व्यक्ति को वहां पर रखा जाएगा और एक ऐसा संगठन तैयार होगा जो 2024 का बिगुल 2 महीने के बाद जैसे ही संगठन तैयार होगा, आम आदमी पार्टी 2024 का बिगुल बजाएगी और उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। हर कोने से हरियाणा के लोग जुड़ना चाह रहे हैं हमसे, हर कोने। ये हमारी कमी मैं मान सकता हूँ थोड़ी बहुत, कि अभी तक हम उन लोगों तक पहुंच नहीं पाए थे। लेकिन अब जब हमने संगठन तैयार करने की योजना शुरू कर दी है, विधानसभा में मीटिंग हो रही है कार्यकर्ताओं की सब जगह पर, तो अब सारे लोगों को जोड़ करके एक ऐसा सैलाब तैयार करेंगे। ये जो लोकतंत्र के खिलाफ चलने वाली सरकार है, ये जो मनमानी करने वाली सरकार है, इनको इनकी जगह दिखाएंगे। तो जिस तरीके से आप लगातार देख ही रहे हो, आम आदमी पार्टी से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो है नवीन जैन जी रहे हैं, वो भी आजकल जो है लोगों की हर तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं। क्या दोबारा फिर जो है नवीन जैन जी को आम आदमी पार्टी में देखा जाए? देखिए, मुझे नहीं लगता है, उन्होंने अपना रास्ता खुद चुना है। उन्होंने खुद कहा है कि मैं अब किसी पार्टी में नहीं हूँ। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहते हैं, हम उनकी सोच का सम्मान करते हैं। वो अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में तो लड़ाई लोगों का विश्वास जीत के सरकार बना के ही लड़ी जाती है, और वो लड़ाई आम आदमी पार्टी बखूबी लड़ रही है। 2 प्रदेश में हम सरकार चला रहे हैं और देश में आने वाले समय में हर प्रदेश में भी सरकार होगी और पूरे देश में भी आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। नवीन जैन जी अगर राजनीति की दोबारा शुरुआत करना चाहते हैं आम आदमी पार्टी के साथ, तो क्या आम आदमी पार्टी तैयार है? ये आपको उनसे पूछना पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने तो नहीं छोड़ा था उनको, वो आम आदमी पार्टी को छोड़ के गए थे। अब वो क्या फैसला करते हैं, कैसे निर्णय करते हैं, कैसी राजनीति कर रहे हैं, वो सब चीज़ें देखने के बाद ही पार्टी कोई निर्णय ले सकती है। तो आप राष्ट्रीय सलाहकार भी हैं आम आदमी पार्टी में, तो विकास जी को क्या सलाह देना चाहोगे? देखिए, मैं तो कह ही रहा हूँ कि विकास अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, लोगों के बीच में घूम रहे हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं। यही एक काम होता है किसी भी नेता का या किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता का, कि लोगों का विश्वास जीते। लोगों को लगना चाहिए कि ये जेन्युइन व्यक्ति है, जो काम कर रहा है पूरी मेहनत के साथ ईमानदारी से कर रहा है, और वो विकास कर रहे हैं। मुझे लगता है वो ठीक दिशा में काम कर रहे हैं।